अगर आपको ये पता चले कि आपका जिस बैंक के साथ अकाउंट है वो बैंक रातों रात बंद हो जाता है, उस बैंक के ऑपरेशंस पर रेस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं, तब इन दैट केस आप लोग क्या करेंगे? ऐसा कैसे हो सकता है? आपके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। जैसे कि आप लोगों ने अगर उस बैंक के सेविंग अकाउंट में पैसे रखे होंगे, फिक्स डिपॉजिट्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया होगा, तब आपका पैसा वहां पर अटक जाएगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर आप लोग किसी इमरजेंसी सिचुएशन में हैं, तो आपके पास पैसे होने बहुत जरूरी हैं, और अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो इन दैट केस आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। ऐसा होने पर काफी सारे लोगों की ईएमआईज बाउंस हो जाती है, काफी सारे लोगों का पैसा अटक जाता है, और बहुत सारे लोग तो ये सोचते हैं कि अब मेरा क्या होगा। अब बाय द वे, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है तो आपके साथ ऐसा होना भी नहीं चाहिए। और अगर आप लोग ये सारी चीजें अवॉइड करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, क्योंकि सिमिलर काइंड ऑफ चीजें फेस करनी पड़ रही हैं न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के कस्टमर्स को। 13 Feb 2025 को, यानी कि कल जब मार्केट क्लोज हुआ था, कल जब बैंक्स क्लोज हुए थे, तब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस आती हैं। एक्चुअली ये गाइडलाइंस कम नोटिस होता है। अब इस नोटिस के अंदर क्लियरली रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं इस बैंक पर। मतलब कि अगर आपका न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में इन्वेस्टमेंट्स हैं, सेविंग है, तब आप लोगों ने भी फेस किया होगा इस प्रॉब्लम को। और जितने भी न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, हर बैंक के सामने सेम सिनेरियो था। अब इसकी वजह से बैंक के कस्टमर्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ चुकी हैं। अब जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वाले एग्जांपल में बताया था, डिपॉजिट्स अटक चुके हैं, इमरजेंसी केस में इन्वेस्टमेंट किया गया पैसा भी वहां पर फंस चुका है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के मुताबिक ये रेस्ट्रिक्शंस 6 मंथ तक लगाया गया है। मतलब कि अपकमिंग 6 मंथ तक तो आपका पैसा वहां पर अटका ही रहेगा। अब अगर इन बिटवीन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोई पॉलिसी निकालता है जहां पर कस्टमर्स को विड्रॉवल करना अलाउ करता है, इन दैट केस आप लोग विड्रॉ कर पाएंगे, नहीं तो आपका पैसा, आपकी इन्वेस्टमेंट, सारी की सारी चीजें 6 मंथ तक अटकी रह जाएगी। अब ऐसे सारे केसेस में उन सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है जिनका लोन चल रहा है, या जिनकी लोन की इंस्टॉलमेंट जाने वाली है, या तो फिर उन लोगों को प्रॉब्लम होती है जिन्होंने इमरजेंसी में यूज करने के लिए जो पैसा इन्वेस्ट किया था, जो पैसा इन्वेस्टमेंट करके बचा के रखा था, वो पैसा इन सारे बैंक्स में डिपॉजिट होता है। तो आई एम 100% श्योर कि अब शायद आपके दिमाग में आ रहा होगा लक्ष्मी चिट फंड वाला स्कैम जो फिर हेरा फेरी में शो किया गया था। अरे कहाँ गया ऑफिस? हटो रे, हटो यहाँ से। वो लक्ष्मी चिट फंड का ऑफिस था ना, यहाँ बोर्ड लगा हुआ था, किधर गया वो? बट लेट मी टेल यू, दिस इज नॉट अ क्लोजर ऑफ द बिजनेस। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ है। आरबीआई की रेस्ट्रिक्शंस की वजह से उसके ऑपरेशंस को बंद किया गया है। अब देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ना टाइम टू टाइम हर एक चीज को मॉनिटर करती है, हर एक बैंक को मॉनिटर करती है कि उसका बिजनेस कैसा चल रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये मॉनिटर करती है कि उस पर्टिकुलर बैंक के पास असेट्स कितने हैं और उस पर्टिकुलर बैंक ने कितने लोन दिए हैं, जहां पर उस लोन के परसेंटेज में एनपीएस को भी देखा जाता है। अब कभी कभार बहुत सारे बैंक होते हैं जो अपने बिजनेस को रन करते करते कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करना भूल जाते हैं, और इसकी वजह से काफी सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। लेट्स से ये सारी बातें जो हैं वो बोलने में अच्छी लगती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अगर आपका जिस बैंक में अकाउंट है वो बैंक अकाउंट ही रेस्ट्रिक्ट हो जाए, उस बैंक अकाउंट पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लग जाए, तो आपका क्या होगा? आपके फ्यूचर का क्या होगा? आपकी इमरजेंसीज का क्या होगा? क्योंकि काफी सारे लोगों का अकाउंट इसी बैंक में है और प्राइमरीली यही बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं। अब बीइंग अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, इनको बहुत सारे रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। अब पहली बात तो ये है कि इनके पास स्टाफ की कमी होती है, मैनेजमेंट के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज होती है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस को फॉलो करते करते बहुत सारे इम्प्लायंसेस लगते हैं। अब आसान भाषा में कहूं तो आपको यहाँ पर दो चीजें समझनी है। सबसे पहली चीज तो यह है कि न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर रेस्ट्रिक्शंस लगाया है आरबीआई ने, जो कि 6 मंथ तक कंटिन्यू होने वाला है। लेकिन अगर इन बिटवीन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अलाउ करता है इन्वेस्टर्स के डिपॉजिट्स को विड्रॉ करना, तो इन दैट केस न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के कस्टमर्स अपने पैसे को विड्रॉ कर पाएंगे, लेकिन तब तक आपका पैसा आप भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। नंबर 2, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को 12 मंथ के लिए पाबंदी लगा दी गई है, इन पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया गया है। मतलब कि 12 मंथ तक ये बिजनेस को ऑपरेट नहीं कर सकते, बिजनेस को एक्सेस नहीं कर सकते, और इन पर काफी सारी कार्रवाई की जाएगी। तो चलो, ये तो थी प्रॉब्लम्स की बात, लेकिन अब सॉल्यूशंस पर आते हैं। अगर आप न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के कस्टमर्स थे और आपका प्राइमरी अकाउंट न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में था, अब देखो इस वाले सिनेरियो में कुछ नहीं हो सकता है, आपको वेट करना पड़ेगा। अब अगर आप लोग फाइनेंसिस को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो आपको एक अदर अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, जो कि जीरो बैलेंस अकाउंट भी हो सकता है। मार्केट में बहुत सारे बैंक्स हैं जो आपको जीरो बैलेंस अकाउंट वाली फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, तो आपको वो अकाउंट ओपन करना है और उस अकाउंट के थ्रू आपको सारे के सारे बिजनेस ऑपरेट करने हैं, सारे के सारे एक्सपेंसेस मैनेज करने हैं। नंबर 2, अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट्स हैं तो आप लोग ट्रांसफर भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पीएमसी बैंक के सारे चीजों पर रेस्ट्रिक्शंस लगा है। आप लोग एनईएफटी और गूगल पे पर भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि अकाउंट्स पर रेस्ट्रिक्शंस लगे हैं। इसके अलावा नंबर 3, अगर आप लोगों ने लोन लिया है और आपका जो यूपीआई मैंडेट है या जो लोन का मैंडेट है वो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक से डिडक्ट होता है, तो आपको पर्टिकुलर
पर्टिकुलरली उस चीज को भी चेंज करना पड़ेगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर आपके कोई लोन चल रहा है तो उस लोन में आपको अकाउंट की डिटेल को अपडेट करना है, या तो आपको बैंक के साथ कांटेक्ट करके कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव से बात करनी है और चेक करना है कि क्या बैंक के रेस्ट्रिक्शंस की वजह से, क्या बैंक के ऑपरेशंस बंद होने की वजह से आपके लोन के ईएमआई पर इस चीज का इफेक्ट होगा। अगर आपकी लोन की ईएमआई डिडक्ट होगी कि नहीं होगी ये आपको पता करना है, और अगर डिडक्ट नहीं होती है तो आपको आपका प्रिंसिपल बैंक चेंज करना है ताकि आपके लोन की ईएमआई टाइम पर कटती रहे। इसके अलावा अगर आप लोगों ने फिक्स्ड डिपॉजिट्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया है हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट के लालच में। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर आप लोगों ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में इन्वेस्टमेंट किया है फिक्स्ड डिपॉजिट्स के थ्रू या रिकरिंग डिपॉजिट्स के थ्रू, क्योंकि अदर बैंक के कंपैरिजन में कोऑपरेटिव बैंक में थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है तो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब देखो DIGCI की तरफ से तो आपको 5 लाख तक के पैसों की कोई चिंता नहीं करनी है, मतलब कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट का अमाउंट 5 लाख या उससे कम होता है तो 5 लाख रुपीज तक का इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है DIGCC। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 5 लाख अभी के अभी मिल जाएंगे। जब तक बैंक के बिजनेस पर रेस्ट्रिक्शंस कम नहीं होता है या कुछ सोल्यूशन नहीं निकलता है तब तक पैसा अटका रहेगा। अब अगर आप नहीं चाहते कि आपके साथ भी ऐसा कुछ हो तो आपको आपका बैंक अकाउंट ऐसे किसी बैंक के साथ ओपन करना है। आपको किसी भी बड़े बैंक में अकाउंट ओपन करना है जैसे कि HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। मैं किसी पर्टिकुलर बैंक को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मतलब कि आपको एक अच्छे रेप्यूटेड बैंक में भी अकाउंट रखना है और इसके अलावा भी आप लोग अलग अलग बैंक में अकाउंट रख सकते हैं। अब ऐसा आपके साथ ना हो इसके लिए मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको नेशनलाइज्ड बैंक के साथ अकाउंट ओपन करना है और उस अकाउंट को प्राइमरी अकाउंट के तौर पर ही इस्तेमाल करना है। अब नेशनलाइज्ड बैंक का मतलब क्या होता है? नेशनलाइज्ड बैंक का मतलब वो होता है जिसकी ब्रांचेस इंडिया में हर एक जगह पर हैं। ओवरऑल इंडिया में उस बैंक का बिजनेस फैला हुआ है। अब देखो कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटीज बेसिकली एक पर्टिकुलर एरिया को टारगेट करती हैं, उस पर्टिकुलर एरिया में अपने बिजनेस के सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आप लोग महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के बिजनेस को देखेंगे तो महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक की ब्रांचेस आपको सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में मिलेगी, और इसके अपोजिट में अगर आप लोग SBI या किसी और अदर बैंक को देखेंगे तो इन सारे बैंक्स की ब्रांचेस आपको इंडिया में हर जगह मिलेगी। आई होप कि अभी तक की वीडियो में आपको पता चल गया है इस पर्टिकुलर चीज के बारे में। अगर आपका बैंक अकाउंट न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में था तो आपको क्या करना है, इस चीज का जवाब आई गेस आपको पता चल गया है। और अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो बिंदास कमेंट करो, आई एम ऑलवेज देयर। अब प्रॉब्लम में काम नहीं आएंगे तो कब काम आएंगे? तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आपके हर एक डाउट को सॉल्व किया जाएगा और हर एक कमेंट पर रिप्लाई किया जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।